नमस्कार, मैं पूनम आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करती हूं कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए न सिर्फ हम खेती किसानी बल्कि पशुपालन से संबंधित भी समसामयिक विषयों की जानकारी आपको प्रत्येक अंक में देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में कोई भी प्रश्न या सवाल रह जाता है तो हम प्रत्येक मंगलवार को फ़ोन इन लाइव के माध्यम से आपको सीधे हमारी कृषि विशेषज्ञों से बात कराकर आपके शंकाओं को दूर करते हैं। तो जी हाँ, आज मंगलवार है तो तैयार रहिए अपने प्रश्नों के साथ। लेकिन सबसे पहले हम एक नज़र डालेंगे कि क्या कुछ नया है हमारे कृषि जगत में। खबरें खेती की में। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते आज क्या है खास कृषि समाचार में। गेंदा फूल की खेती किसानों के लिए एक लाभकारी व्यवसाय। बेहतर उत्पादन के लिए भिंडी के उन्नत प्रभेदों का करें चयन। आधुनिक तकनीक से लैस सुपर सीडर का हुआ बाजार में आगमन। बिहार की नदियों में मछलियों की प्रजनन दर को बढ़ाने और नदियों में मछलियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार के द्वारा नदियों में मछलियों के प्रजनन के महीने में मछली शिकार पर रोक लगा दिया गया है। रोक लगने से गरीब मछुआरे जिनकी आजीविका का मुख्य साधन नदियों के मछलियों पर टिका होता है, उनके सामने भूखमरी की हालत होती जा रही है। इस समस्या को रोकने के लिए सरकार के द्वारा राहत सह बचत योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत लाभुकों को प्रत्येक महीने 4500 रुपए दिए जाएंगे। दरअसल मछली शिकार पर रोक देने इन दिनों मछुआरों की वित्तीय राहत पहुंचाने के लिए वार्षिक 1500 का अनुदान किस्तों में जमा करना जरूरी है। इसके बाद ही इन्हें लाभ दिया जाएगा। हमारे देश में प्रमुख व्यावसायिक फूलों में एक है गेंदा, जिसकी खेती किसान भाई तीनों मौसम में कर सकते हैं। पूरे वर्ष खेती होने के बाद यह बाजार में भी पूरे साल उपलब्ध होती है। गेंदा फूल की खेती करते वक्त कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए तो इससे उत्पादन भी बढ़ेगा और मुनाफा भी। भारत में गेंदा सबसे अधिक उगाए जाने वाले फूलों में एक है। गेंदा एक बेहद उपयोगी फूल है और इससे आसानी से उगाया भी जा सकता है। इसकी खेती भी सालों भर की जा सकती है। खेत तैयार करते समय खाद देने के बाद क्यारियां बनाकर पौधा लगा देना चाहिए। बीज उत्पादन के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही प्रत्येक सप्ताह खेत में हल्की सिंचाई करने से उत्पादन अच्छा तो होता ही है। किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मशरूम की खेती की सबसे अच्छी बात होती है कि इसकी अलग अलग किस्मों की खेती किसान भाई साल भर कर सकते हैं। हमारे यहाँ मशरूम का उपयोग भोजन एवं औषधीय रूप से किया जाता है। मशरूम की उपज की आवश्यकता से अधिक होने की स्थिति में किसान भाई मशरूम के पापड़, अचार, बिस्किट, चिप्स भी तैयार कर सकते हैं, जो खाने में स्वादिष्ट तो होते ही हैं, साथ ही साथ पौष्टिकता से भरपूर भी। किसान भाइयों, हरी सब्जियों में भिंडी पसंदीदा की खेती करने वाले किसान अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा मुनाफा उन्हें किसानों को मिल रहा है जिनका उत्पादन बेहतर हो रहा है। बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद की भिंडी की आवश्यकता पड़ती है। परवन क्रांति, पूषा, श्रावणी, अर्का, अनामिका, पंजाब 7 भिंडी के उन्नत प्रभेद हैं। बेहतर उत्पादन और मुनाफा चाहते हैं तो किसान भाइयों, आप इन्हीं किस्मों से भिंडी की खेती करते रहें। किसानों की आय को बढ़ाने और कृषि उपज बढ़ाने में मदद करने के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में फसल और कीट प्रबंधन योजना के तहत वैशाली जिले में नवीनतम तकनीकों से युक्त सुपर सीडर मशीन लॉन्च किया गया है। आधुनिक तकनीक से लैस सुपर सीडर कृषि यंत्र पूरी तरह से फसल अवशेष प्रबंधन करने में सक्षम है। इस कृषि यंत्र से फसल कटने, बीज की बुवाई, खाद का छिड़काव, यह तमाम कार्य आसानी से इसके द्वारा किए जा सकते हैं। इसके अलावा फसल अवशेष के रूप में जो डंठल निकलता है, उसे भी मिट्टी में मिलाने का काम यह यंत्र आसानी से कर सकता है। इस कृषि यंत्र पर सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के किसानों को 75% एवं ST/SC किसानों को 80% तक अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है।
सफलता की आज की कड़ी में हम मिलते हैं वैशाली जिले के संजय कुमार वर्मा से, जो केले की खेती कर सालाना अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। चिनिया केला लगाए हुए हैं, कोठिया है, अल्पान है और सिंगापुरी केला आता है, वो भी आ जाता है थोड़ा बहुत। और हम लोग 20 कट्ठा में जो है 30-40 हज़ार का पूंजी लगता है और उसमें सालाना हम लोग को आ जाता है 1 से 1.5 लाख रुपया। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए अब एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के अंटा घाट सब्जी मंडी में और जानते हैं हरी और ताजा सब्जियों के भाव। भिंडी 2600 रुपये प्रति क्विंटल, नेनुआ 2400 से 2600 रुपये प्रति क्विंटल, करेला 2800 रुपये प्रति क्विंटल, परवल 2600 से 2800 रुपये प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के ताजा मिजाज पर। राज्य के कई हिस्सों में मौसम साफ एवं धूप खिली रहेगी, लेकिन पछुआ हवा के कारण सुबह एवं रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, साथ ही न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रबी की फसलों की बुवाई से पहले अपने अपने खेतों को अच्छी प्रकार से साफ करें। मेढ़ों, नालों, खेत रास्ते एवं खाली खेतों को साफ सुथरा करें ताकि कीटों के अंडे रोगों के कारण नष्ट हो जाए। खेत में पड़े सड़े गोबर की खाद का उपयोग करें, क्योंकि यह मृदा के भौतिक एवं जैविक गुणों को सुधारती है तथा मृदा की जल धारण क्षमता भी बढ़ाती है। अभी आप देख रहे थे कृषि जगत की हलचलों को। किसान भाइयों, तो तैयार हैं आप अपने प्रश्नों के साथ? तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए और सीधे जुड़िए हमारे कृषि विशेषज्ञों से, जो स्टूडियो में बैठे आपके फ़ोन इन लाइव का इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलते हैं सीधे स्टूडियो। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे सभी किसान भाइयों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। वैसे में फसलों में होने वाले नफ़ा नुकसान को आप देख पाते हैं, लेकिन खासकर हमारे पशुधन एवं मछलियों में होने वाले कई तरह के परिवर्तनों को आप शायद नोटिस नहीं कर पाते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे बदलते मौसम में होने वाली बीमारी से मछलियों के लिए कैसे बेहतर करें और उसमें तालाब प्रबंधन पे क्या ध्यान दें, उस पर हमारे साथ विशेषज्ञ भाग लेंगे। डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, जो वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर से आए हैं। तो इस विषय पे मूलतः हम लोग आज चर्चा करेंगे कि अभी जो मौसम में किसी भी वजह से बदलाव हो रहा है या तालाब में कैसे आप समझेंगे कि मछली में कोई बीमारी हो रही है या हो सकती है, और होती है तो क्या करें, उसका इलाज क्या करें, उस समय पोषक तत्व उसको खाना कैसे दें, इन सारे विषयों पे हम लोग अपनी चर्चा को केंद्रित करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जैसे हम लोग अभी बदलते मौसम की बात कर रहे हैं, तो ये जो अभी मान लीजिए कि तापमान बढ़ा या बारिश कम हुई नहीं हुई, मछलियों पे इसका क्या परिवर्तन कैसे तालाब में कोई परिवर्तन होता है या नहीं हो सकता? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने पूछी है। जैसे स्थलीय प्राणी बदलते मौसम में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए डिफरेंट तरीके के प्रोसीजर करते हैं, डिफरेंट तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार मछली के स्वास्थ्य में भी मौसम परिवर्तन के साथ साथ बदलाव आते हैं। लेकिन कुछ डिफरेंस ये है कि स्थलीय प्राणी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मछलियाँ कोल्ड ब्लडेड एनिमल होती है, यानी कि ठंडे रक्त वाली जो है प्राणी है। तो फ़र्क ये है कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल है उनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलता नहीं है, स्टेगनेंट रहता है। इसलिए जैसे हम हैं, हमको सर्दियों के अंदर कपड़े पहनने पड़ते हैं, गर्मियों में हम उसी तरीके से कपड़े चेंज करते हैं। बट फिश के केस में क्या होता है कि जैसे वातावरण का टेम्परेचर बदल रहा है तो मछली के शरीर का टेम्परेचर भी बदल जाता है, तो वो एडजस्ट कर लेती है। लेकिन क्या होता है कि कभी सडन चेंज होता है, जैसे 1 घंटे के अंदर 4-5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर गया, जो कि सर्दियों के अंदर आम बात है,
तो उस केस में मछली स्ट्रेस में आ जाती है, तनाव की स्थिति में आ जाती है और वो मछली के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तापमान को अगर देखें तो क्या तापमान अमूमन सबसे आइडियल होता है जिसमें मछली स्वस्थ रहेंगी या होना चाहिए, अगर आपके हिसाब से? जी बिल्कुल सही बात, आपने बहुत अच्छी जानकारी पूछी है। क्या होता है कि एक रेंज होती है टेम्परेचर की। जैसे मैं इंडियन मेजर कार्प्स की बात करूं, जो कि बिहार के अंदर ज़्यादातर उसका पालन हो रहा है, या एक्जोटिक कार्प्स की बात करूं, तो इनके लिए जो सूटेबल टेम्परेचर है, जो सबसे उपयुक्त तापमान है, वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और 35 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहेगा। तो ये मछलियाँ अच्छी प्रकार से ग्रोथ करेंगी, इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर 20 से नीचे आ रहा है या 35 से ऊपर जा रहा है, तो उस केस में मछलियाँ तनाव की स्थिति में आ जाएगी, वो एडजस्ट नहीं कर पाती है और वो स्थिति फिर मछली पालन व्यवसाय के लिए, मछली पालन तालाब के लिए ठीक नहीं है। उस केस के अंदर जो है इंडियन मेजर कार्प के अलावा जैसे हमारे प्रदेश में पंगास की भी खेती अच्छे तरीके से होती है जी, तो उसके लिए भी तापमान का कोई रेंज होता है? बिल्कुल। वो मछलियाँ भी जो ताज़ा पानी के अंदर बेसिकली जो नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी जाने वाली मछलियाँ हैं, उनके लिए यही टेम्परेचर 20 से 35 डिग्री सेल्सियस का सजेस्ट करते हैं। लेकिन अगर कोल्ड वाटर फिशेज है, जैसे ट्राउट मछली की बात करी जाए, तो वो मछलियाँ लो टेम्परेचर पर सर्वाइव कर जाती हैं। जैसे 10 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा और ज़्यादा टेम्परेचर आएगा तो उसमें फिर दिक्कत ये आती है कि मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, उपापचय की दर कम हो जाती है। और जब मेटाबॉलिक रेट कम होता है तो मछली प्रॉपर फीडिंग नहीं कर पाती है, उसका फीड कन्वर्जन रेशियो प्रॉपर नहीं आता है और ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है। तो कुल मिलाकर के जो मछली पालन का तालाब का कुल उत्पादन है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। किसान की आय जो है, व्यवसायी की आय प्रभावित होती है। ये एक बड़ा फैक्टर उसमें है। अगर जैसे अभी हम लोग अपने विषय पे थोड़ा सा ये करें कि बदलते मौसम में कैसे उनकी बीमारी है और क्या होता है, तो उस विषय में अगर सामान्य तौर पे मछलियाँ पानी में रहती हैं, हमारे किसान गए अगर फीड दे रहे हैं तो कमर्शियल कल्टीवेशन कर रहे हैं तब, या नॉन कमर्शियल नॉन व्यावसायिक मतलब कर रहे हैं, तो वैसे में वो ऊपर से ही देखते हैं, तो किस परिस्थिति में और कैसे वो महसूस करेंगे कि मछली में कुछ बीमारी है और कोई परेशानी है? एग्जैक्टली। देखिए ऐसा है कि अमूमन तौर पे जो मछली के हेल्थ को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, जैविक किसी भी तरीके के कारक हो सकते हैं। लेकिन एक सामान्य किसान के लिए ये जज कर पाना मुश्किल है कि इसका फिजिकल कारक बदल रहा है कि रासायनिक तत्व इसके बदल रहे हैं या जैविक इसके तत्व बदल रहे हैं, वो उसके लिए मुश्किल है। तो उस परिस्थिति में कुछ सिम्टम्स मछली के जो है उसको ये जज करवाने में महत्वपूर्ण होंगे। जैसे मछली का सामान्य करैक्टर है कि वो बहुत एक्टिव होती है। जैसे ही आप तालाब के अंदर कुछ डालेंगे एकदम से मछलियाँ मूवमेंट करेंगी, आप हाथ डालेंगे एकदम से मछली मूवमेंट करेगी। लेकिन अगर मान लीजिए डल है, आपने कुछ भी तालाब के अंदर डाला और मछली के अंदर कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि इसका हेल्थ प्रॉपर नहीं है। दूसरा, जो मछलियाँ हमारे यहाँ पर ताज़ा पानी में पाली जाती हैं ज़्यादातर शोल के अंदर मूवमेंट करती है, झुंड के अंदर मूवमेंट करेंगे। अगर मान लीजिए कोई मछली साइड में अकेली है, वो झुंड के अंदर मूवमेंट नहीं कर पा रही है, तो भी वो जो है एक सिम्टम है कि इसके मछली के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। इसके अलावा उसका जो स्किन का कलर है, उस कलर के अंदर भी अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है तो वो भी एक रोग का संकेत है कि रोग हो रहा है। या कुछ बॉडी के ऊपर कुछ अल्सर टाइप आपको दिखाई दे रहे हैं, या प्रॉपर फीडिंग नहीं कर पा रही है। जैसे हम लोग सजेस्ट करते हैं कि जैसे फीड आपने डाला तालाब के अंदर, तो विदिन 10 मिनट्स 10 मिनट के अंदर वो फीड खत्म हो जाना चाहिए, मछलियाँ खा लेनी चाहिए। अगर 10 मिनट के अंदर पूरा नहीं हो पा रहा है तो या तो आप ओवरडोज दे रहे हैं या फिर मछली का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस प्रकार से हम एक मोटा मोटी तौर पर मछली का स्वास्थ्य आकलन कर सकते हैं। चलिए, अभी वक्त तो चला है छोटे से सूचनात्मक अंतराल का, हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं।
भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज की बदलते मौसम के हिसाब से मछलियों में होने वाली प्रमुख कैसे बीमारियां या तालाब प्रबंधन करें, उनमें बीमारियां क्या होती है और कैसे होती है। तो डॉक्टर साहब, अभी तक जो आपने बताया कि सामान्य तौर पे हमारे किसान उसके आचरण से, व्यवहार से ये पता कर सकते हैं कि मछलियों में कोई ना कोई बीमारी है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि पानी, जो कि मूल रूप से मछली के परिवेश में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो कितना बड़ा कारक होता है मछलियों में होने वाले किसी भी बीमारी के लिए? देखिए, वही, क्योंकि वातावरण वही है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे मनुष्य के बारे में बात करते हैं कि जो है जीव, पैथोजन और वातावरण, तीनों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए। इसी प्रकार से मछली का चूँकि वातावरण पानी है, इसलिए पानी के जो कारक हैं उनका अप्स एंड डाउन्स होना, कम ज़्यादा होना मछली के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अब उसमें महत्वपूर्ण जो कारक हैं उनके बारे में मैं आपको आपके माध्यम से किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जैसे तापमान के विषय में तो मैंने अभी बात कर ली कि तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो मछली का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, वो उसकी रेंज है। इससे कम ज़्यादा होने पर मछली को तनाव की स्थिति महसूस होगी और उसमें वो बीमार पड़ सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक जो है पीएच होता है। पीएच मान जो उदासीन पीएच है वो लगभग उसके आसपास का वैल्यू रहेगा तो मछली के लिए ठीक है। उदासीन पीएच का मतलब 7, तो 7 से कम अगर मान लीजिए 6.5 तक आ रहा है या ऊपर 7.5, 8.5 तक भी जा रहा है तो मछली उसको टॉलरेट कर सकती है। बट अगर 6.5 से नीचे आ रहा है या फिर 8.5 से ऊपर आ जा रहा है 8.5 से, तो फिर उस स्थिति में मछली तनाव की अवस्था में आ जाती है। लेकिन बात ये होती है कि अगर मान लीजिए ऐसा हो रहा है, किसान को जानकारी भी मिल गई, तो उसको क्या करना है, उस विषय में उसको क्या करना है। जैसे मान लीजिए कम हो गया, 5 के आसपास उसका पीएच मान आ गया, तो ऐसे स्थिति में किसान कैल्शियम कार्बोनेट अप्लाई कर सकता है अपने तालाब के अंदर, जिसको सामान्य भाषा में चूना कहते हैं, हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। उस चूने का एप्लीकेशन तालाब में होगा तो पीएच मान बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और कार्बोनेट आयंस होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और बाइकार्बोनेट्स बनेंगे, कार्बोनिक एसिड बनेगा, तो उससे क्या है कि पीएच मान ज़्यादा हो जाएगा। अगर मान लीजिए पीएच मान ज़्यादा है, उसका 9 के आसपास है या 10 हो गया, तो उसके इसमें जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जो है पीएच का मान कम आ जाए। अब इसकी डोज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या डोज दिया जाए। तो लाइम अगर अप्लाई करना है, 6.5 से कम अगर मान लीजिए पीएच है, तो उसके इसमें 300 से 400 किलोग्राम लाइम 1 हेक्टेयर, यानी कि 32-33 कट्ठे का जो तालाब, अब कट्ठा बिहार में अलग अलग जगह अलग अलग एकड़ पे हम लोग, इसलिए मैं हेक्टेयर की बात करूंगा क्योंकि वो स्टैंडर्ड यूनिट है, कि 1 हेक्टेयर के अंदर 300 से 400 किलोग्राम जो है चूना डाल दीजिएगा। और कम है, 5 से नीचे आ रहा है, तो उस केस में डोज बढ़ाई जाएगी 500 किलोग्राम। और अगर मान लीजिए 4 के आसपास पीएच मान आ गया, तो उस केस में 1000 किलोग्राम लाइम जो है चूना, वो 1 हेक्टेयर के तालाब के अंदर अप्लाई कर दिया जाएगा। ये स्थिति जो है पीएच के केस में। अब दूसरा महत्वपूर्ण कारक जो है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है। जैसे हम लोगों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऐसे ही मछलियों के लिए भी रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन का स्तर जो है 5 मिलीग्राम प्रति लीटर तालाब के अंदर अगर है, तो उस केस में मछलियों की ग्रोथ रेट बहुत अच्छी आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए 5 मिलीग्राम पर लीटर से कम है, अगर मान लीजिए 3 हो गया या 3 से कम हो गया, तो उस केस में मछली स्ट्रेस की स्थिति में आ जाएगी और उस केस में हमको ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, या तो तालाब के अंदर ऑक्सीजन आता है फोटोसिंथेसिस से, कि जो हम गोबर वगैरह अप्लाई करते हैं, फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं, तो उससे प्लैंकटॉन्स की ग्रोथ होती है और प्लैंकटॉन फोटोसिंथेसिस करते हैं और वहाँ से जो है ऑक्सीजन जनरेट होती है। लेकिन क्या होता है कि रात के समय पे तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। रात के समय में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो उस केस में रेस्पिरेशन तो कंटिन्यू है, तो ऑक्सीजन का लेवल का जो है डिप्लीशन हो जाता है, कम हो जाता है। और अर्ली मॉर्निंग
सूरज उगने से पहले की जो स्थिति है वो क्रिटिकल पीरियड बोला जाता है मछली पालन क्षेत्र के अंदर, क्योंकि वो एक ऐसा समय होता है जब रात भर रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया और अभी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं हुआ। तो ऐसे केसेज में अगर मान लीजिए ऑक्सीजन का लेवल कम है तो किसान भाइयों से मैं ये सलाह दूंगा उनको कि वो जो है एरेटर का इस्तेमाल करें। और अगर मान लीजिए उनके पास में एरेटर नहीं है तो एक वाटर हेड बना दें अपने तालाब की बंद पर, उस वाटर हेड में एक हाइट से पानी गिराएं, तो उससे क्या होगा कि पानी का टर्बुलेंस होगा और टर्बुलेंस की वजह से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के साथ साथ में डिफ्यूजन से भी ऑक्सीजन उसके अंदर आती है। ये हो गया ऑक्सीजन का स्तर। अब इसके साथ में कुछ टॉक्सिक गैसेज हैं, जैसे अमोनिया है। अमोनिया बहुत विषैली गैस के रूप में मछली पालन तालाब के अंदर आइडेंटिफाई करी जाती है। इस अमोनिया का जो लेवल है वो 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो उस केस के अंदर आप जो है कुछ ट्रीटमेंट करिए। जैसे क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, क्योंकि अमोनिया ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके नाइट्राइट बनाएगी और फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा। तो इस केस में भी आपको ऑक्सीजनेशन तालाब का करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि अमोनिया का लेवल कम करने के लिए आप एक्सेस फीड मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि अमोनिया का लेवल ज़्यादा हो गया तो फीडिंग रोक दीजिए, या फिर जो फर्टिलाइजर आप डाल रहे हैं वो दीजिए, क्योंकि अमोनिया कहाँ से जनरेट होती है? तालाब के पैंदे के अंदर जब डिकम्पोजिशन होता है, आपने कुछ फीड मटेरियल डाला, वो सड़ रहा है नीचे और वहाँ से जो है गैसेज पैदा हो रही है, तो आप उसको कम करें। पॉन्ड का बॉटम क्लीन रखें। स्टार्टिंग में ये प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट के टाइम पे ही आपको ये करना पड़ेगा। इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो मछली पालन तालाब के अंदर जो है मैनेज करना जरूरी है। TDS, टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अंदर क्या है कि जैसे आपके तालाब में सस्पेंडेड सॉलिड्स ज़्यादा होंगे, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसान? कि ऊपर से देखने पर अगर मान लीजिए ट्रांसपेरेंसी कम है, 40 सेंटीमीटर तक, जैसे कोई लकड़ी डाल के देख सकते हैं या स्केल डाल के देख सकते हैं, वो 40 सेंटीमीटर तक अगर विजिबल है तो इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी ठीक है। बट अगर 40 सेंटीमीटर से कम है, 20 सेंटीमीटर पे दिखना बंद हो जा रहा है, तो इसका मतलब टर्बिडिटी उसके अंदर ज़्यादा है। तो उस केस में या तो वाटर रिप्लेस कर दें या फिर वाटर उसमें कुछ और ऐड करें और तालाब के अंदर ज़्यादा फर्टिलाइजर ना डालें उसके अंदर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो मेंटेन करने से मछली का स्वास्थ्य प्रबंधन किया जा सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया सारे सुझाव आपने बताए। हमें लगता है कि किसान भाई इस बात को ध्यान रखेंगे कि pH, अमोनिया और TDS, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स की बात कर रहे हैं या ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को अगर आप समय देखेंगे तो नुकसान कम होगा। अभी वक्त हो चला है छोटे से सूचनात्मक अंतराल का और हम वापस आएंगे इस अंतराल के बाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। आपने जो भी 4 महत्वपूर्ण चीज़ बताई जो तालाब के प्रबंधन में किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए, जिसमें pH हो गया, अमोनिया हो गया, ऑक्सीजन हो गया और TDS हो गया। जी। ऑक्सीजन की जो बातें हैं, जहाँ पे सामान्य तौर पे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को हमारे किसान भाई बहुत समय नहीं समझ पाते हैं जी। और IMC के केस में ज़्यादातर जब सुबह सुबह मछलियाँ बेचैन हो जाती हैं, सरफेस पे आ जाती हैं, सरफेसिंग कहते हैं, उस समय में अगर उनके पास एरेटर भी नहीं है जी, और
सामान्य तौर पे जब बरसात का मौसम होता है, जिस समय बादल लगा हुआ हो, तब ये शिकायत ज़्यादा आती है। तो वैसे समय में क्या पहले से कुछ करने से कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसा मेडिकेशन जो कि इस स्थिति को थोड़ा कम करे, और कई बार बहुत मोर्टेलिटी होती है तो इस नुकसान से बचा जा सके? जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पूछी, क्योंकि किसानों के पास उतने एसेट नहीं है कि वो एरेटर खरीदें, ये सही बात है। इसीलिए मैंने अभी एक बात करते समय एक बात बताई थी कि वो वाटर हेड बनाएं। जैसे तालाब की बंद है, उस बंद से लगभग 3-4 मीटर की हाइट पे एक वाटर हेड बनेगा और वहाँ से पानी जो इनलेट जो है वो पानी गिरेगा। तो ये काम किसान भाई सुबह सुबह स्टार्ट कर सकते हैं, सूर्योदय से पहले या बादल है उस समय। तो चूंकि एरेटर क्या करता है, एरेटर भी तो पानी को ऊपर उछालता है ताकि डिफ्यूजन ज़्यादा हो, क्योंकि वातावरण के अंदर जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो 21% है, जबकि पानी के अंदर अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन 15 ppm है, केवल 0.0015%, तो बहुत कम है। तो ये जब दोनों का मिक्स होता है तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ ऑक्सीजन जाएगी, तो ये एक डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, जो आपने मेडिकेशन की बात करी, तो एज तो कोई मेडिकेशन ऐसा नहीं है कि वो दे दिया जाए तो ऑक्सीजन बढ़ जाए, बट कैल्शियम कार्बोनेट कुछ हद तक ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने में मदद करता है। तो किसान भाई एक निश्चित अंतराल के बाद में, जैसे 15 दिन में एक बार कुछ लाइम का एप्लीकेशन करें, अगर उनके तालाब का पीएच ठीक भी है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट पीएच से ज़्यादा रिलेटेड है, तो अगर आपने ज़्यादा डोज डाल दिया तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए आपके अगर तालाब का पीएच नॉर्मल है, उस केस में आप 200 से 250 किलोग्राम लाइम 1 हेक्टेयर के अंदर डाल सकते हैं। तो ये इसका जो है आप सेगमेंटेशन कर लें कि जैसे 50 किलोग्राम लाइम आप हर वीक या हर 15 दिन में एक बार तालाब के अंदर डाल दें, तो उससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं आएगा। और दूसरा उसका बेनिफिट ये रहेगा कि चूँकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपके तालाब के अंदर कुछ अगर जम्स हैं, कुछ पैथोजेंस हैं, तो उनको कुछ हद तक वो मारने के लिए भी सफिशिएंट रहता है। तो आपके तालाब को भी स्वस्थ रखेगा, ऑक्सीजन का लेवल भी ठीक रखेगा, और अमोनिया के लेवल को डाउन करने में भी कैल्शियम कार्बोनेट का एक योगदान होता है, तो वो भी आपके इससे कैल्शियम कार्बोनेट से मैनेज होगा। इन सारे पहलुओं के बाद वो ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका किसान भाइयों को ध्यान में रखना चाहिए अपने पूरे मछली के उत्पादन के दौरान? जी देखिए, अब चूँकि आज का टॉपिक मत्स्य स्वास्थ्य प्रबंधन से संबंधित है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मछलियाँ ह्यूमन बॉडी के कंपेयर में, मानव के कंपेयर में डिजीज़ के प्रति ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करती है। जनरली मछलियाँ बीमार नहीं पड़ती। मछलियाँ बीमार कब पड़ती है? जब वो तनाव की स्थिति में हो। और तनाव कब आएगा? जब उसके वातावरणीय कारकों के अंदर कुछ कम ज़्यादा होंगे। तो इसका सीधा सीधा संबंध जो है कोर्टिसोल से है। अगर मान लीजिए कोर्टिसोल एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन का रक्त के अंदर लेवल बढ़ जाता है जब ये कारक जो है कम ज़्यादा होते हैं। उसके साथ में ग्लाइकोजन भी प्रभावित हो जाएगा, ग्लूकोज भी प्रभावित हो जाएगा, लैक्टिक एसिड भी प्रभावित हो जाएगा। कई सारी चीज़ें जो है डिसबैलेंस होने की वजह से मछली फाइनली जो है उसके ऊपर फिर पैथोजेंस का अटैक होगा और वो बीमार पड़ेंगे। आपने जैसे सावधानी वाली बातें जो पूछी, सावधानी में सबसे पहला तो आपको ये करना है कि जो आपका तालाब है उस तालाब को इस तरीके से आपको व्यवस्थित करना है कि उसमें पैथोजेंस की एंट्री आपके वाटर इनलेट वाल के थ्रू या मूवमेंट के थ्रू ना हो। और उसके लिए आपको क्या करना है, चारों तरफ से जैसे आपने तालाब को घिरवा दिया, तो जो स्लीपर्स आप बाहर से लेकर के आ रहे हैं आप उनको बाहर ही खुलवा दीजिए। अंदर तालाब के लिए अलग स्लीपर इस्तेमाल करिए। जो भी उपकरण आप तालाब के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं उनको इस्तेमाल करने से पहले स्टरलाइज कीजिए। स्टरलाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेलिन का सोल्यूशन बनाइए, उसके अंदर डिप कीजिए और फिर इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल करने के बाद में अगर आप दूसरे तालाब में भी लेकर के जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से उसको स्टरलाइज करके और फिर इस्तेमाल कीजिए। चलिए, तो किसान भाइयों, ऐसे कई महत्वपूर्ण चीज़ों की या चर्चा हुई जिसकी कि केवल प्रबंधन में अगर आप ध्यान देंगे तो आपके मछली के स्वास्थ्य में जो प्रतिकूल प्रभाव है उससे आप बच सकते हैं। और अगर इस विषय पे और इस तरह के किसी विषय पे और विशेष वार्ता चाहते हैं, पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, फ्रेजर रोड, दूरदर्शन केंद्र, पटना 8,00,001 पिन कोड है। आप ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com। तो आप इस पे पत्र लिखें या मेल करें, जब भी अपना पूर्ण विवरण जरूर दें और किसी भी नवीनतम जानकारी के लिए हमें संपर्क करने में संकोच ना करें। डॉक्टर साहब, आज आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।